बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे वाइट बोर्ड बिल्कुल वाइट है। तो आपके जहन में सवाल ये होगा कि अब ये वीडियोस किस चीज़ के लिए है। तो जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियो में भी जिक्र किया था कि आइंदा आने वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, ये जो हमने फर्स्ट चैप्टर ख़त्म किया है रिस्पायरेशन का, उस रिस्पायरेशन पूरे चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे, उस चैप्टर को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ ईटा के लिहाज से भी डिस्कस करेंगे। तो अब आप में से जो लोग इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं उसके लिए एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस कर लेंगे, और जो लोग ईटा के लिए, तो ज़ाहिर बात है सारे लोग हैं आप, तो ईटा के लिए भी हम इसको डिस्कस कर देंगे कि कैसे आपने इससे ईटा के लिए एमसीक्यूज निकालने हैं। तो सबसे पहला जो आज की वीडियो का रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप अपने पास ये बुक रखेंगे, आप अपने सेकेंड ईयर का बुक रखेंगे अपने पास, और वीडियो में जो मैं आपको बताता हूँ, जो पेज बताऊंगा, जो चीज़ हम पढ़ेंगे उसको आपने देखना है डिटेल के साथ। सो सबसे पहले हमने आज चूंकि एक चैप्टर पढ़ा है दैट इज रिस्पायरेशन, तो सबसे पहले हम रिस्पायरेशन के बिल्कुल पहले पेज की तरफ से आएंगे। उसमें हमने रिस्पायरेट जो प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस है, सबसे पहला टॉपिक हमारा यही था। इसी के ऊपर हमने बात की थी कि रिस्पायरेटरी जो सरफेस है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो वो प्रॉपर्टीज आपको पता है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, उसके ऊपर एमसीक्यूज कैसे आएगा, ये जो एक एक लाइन जो इसका है, जो एक एक प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि इट मस्ट बी परमिएबल सो दैट गैसेस कैन पास थ्रू इट, तो ये इसका एक एमसीक्यूज है कि रिस्पायरेटरी सरफेस को क्या होना चाहिए, थिन होना चाहिए। नंबर वन एमसीक्यूज, थिन होना चाहिए। किस चीज के लिए थिन होना चाहिए? ताकि आसानी से गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो सके। तो ये दो एमसीक्यूज हैं इस एक सेंटेंस के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से आपने इसकी हर एक प्रॉपर्टी जो है उसको डिटेल के साथ ऐसे पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें तो उसमें हमने नोज पढ़ा है, नेजल कैविटी, और जो उसके अंदर मौजूद चीजें हैं, हेयर्स है, जो सीलिया है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, इन तीनों का फंक्शन क्या होता है, इन तीनों के क्या क्या काम है वो हमने पढ़े हैं। तो वही इसका एमसीक्यूज है। एक चीज का आपने गौर से देखना है एक चीज को कि ये जो आपकी बुक में फॉर यूर इंफॉर्मेशन होते हैं, ये जो फॉर यूर इंफॉर्मेशन होते हैं या इस तरह के टिडबिट्स आते हैं, इनको आपने बहुत ही ज्यादा तवज्जो और गौर से पढ़ना है, क्योंकि इससे एमसीक्यूज जरूर आते हैं। तो वैसे तो पूरे बुक से जरूर आएंगे, लेकिन ये ऐसी जगह होती है जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड होती है, तो लिहाजा इससे भी आपके एमसीक्यूज ज्यादा आ सकते हैं इंशाल्लाह। सो फॉर यूर इंफॉर्मेशन में अगर आप देखें, यहाँ पर इन्होंने इंटरकनेक्शन ऑफ ओरल एंड नेजल रीजन की बात की है कि ये कैसे बेनिफिशियल है। इसका हमने लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था कि ओरल और नेजल कैविटी के फ्यूजन की वजह से हम सांस भी मुंह से ले सकते हैं, ये इसका फायदा है। दूसरा, हम नोज के जरिए जो फूड का ट्यूब है वो एसोफेगस तक पहुंचा सकते हैं, ये भी इसका एक फायदा है। इसके बाद अगर हम बात करें, यहां पर टिडबिट नंबर 14 है, जो पेज नंबर 4 है। पेज नंबर 4 पर आपका ये जो टिडबिट है, इस टिडबिट को आप गौर से देखें। इसमें इन्होंने मेन और वुमेन हैव डिफरेंट वोकल कॉर्ड साइजेस, दिस डिफरेंस इन साइजेस कॉज डिफरेंस इन वोकल पिच, एडल्ट मेल हैव लार्जर कॉर्ड्स एंड यूजुअली लो पिच्ड वॉइस एंड वाइस वर्सा। अब आप देखें कि जो मेल होते हैं, मेल की आवाज अलग होती है, फीमेल की आवाज अलग होती है। अब जिस तरह मेरी आवाज आपको नजर आ रही होगी, सॉरी सुनाई दे रही होगी, तो मेरी आवाज क्या है, एक मुझे ये लगता है कि बारी सी है, सुरीली तो नहीं है डेफिनेटली, लेकिन बारी आवाज है। तो सारे मेल्स की तकरीबन ऐसी ही होती है। फीमेल की आवाज जो है उसका पिच हाई होता है, तो वो हमें सुरीली टाइप लगती है, सुनाई देती है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक और टिडबिट है आपका पेज नंबर 5 के ऊपर, ये पेज नंबर 5 के ऊपर ये टिडबिट है। इसको आप देखें कि देयर आर ओवर 700 मिलियन एल्वेओलाई प्रेजेंट इन द लंग्स रिप्रेजेंटिंग अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 70 to 90 मीटर्स। ये दो एमसीक्यूज हैं जिसका हम ऑलरेडी अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर यूर इंफॉर्मेशन, पेज नंबर 6 के ऊपर जो फॉर यूर इंफॉर्मेशन है, इसमें ये स्पेशल सेल्स इन alveolar wall secretes detergent like chemicals on the inside lining of alveolus, this is called surfactants। तो ये surfactants की बात हमने alveoli के अंदर की थी। अगर आपको याद हो, एक बच्चा
बच्चे ने मुझसे लाइव क्लास में पूछा था कि सर इस चीज़ को ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा, तो मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि बच्चे ये हम एल्वेओलाई में पढ़ेंगे। मुझे याद है एक कमेंट जिसमें एक बच्चे ने पूछा था कि सर क्या हर एक चीज़ हम एल्वेओलाई में पढ़ेंगे, तो अब आपको अच्छी तरह पता है कि हमने हर एक चीज़ एल्वेओलाई में पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें पेज नंबर 7 पर फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर भी मौजूद है। तो यहाँ पर फॉर योर इन्फॉर्मेशन जो है वो ब्रीथिंग रेट के हवाले से है कि ऑक्सीजन किस तरीके से ब्रीथिंग रेट को जो है इफेक्ट करता है, तो ये बात भी हम जिक्र कर चुके हैं, बट मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंटली बता रहा हूँ कि इस चीज़ को आपने ज़्यादा गौर से देखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये जो आपका है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये डायग्राम्स शो करता है। हमने जो एक्सप्लेनेशन की थी शायद उसमें हमने ये डायग्राम नहीं बनाया था। आपको अच्छी तरह पता है कि मैं हर वो डायग्राम बनाता हूं जो बुक में ना हो। जो डायग्राम बुक में मौजूद होता है तो वो डायग्राम मैं नहीं बनाता क्योंकि वो ऑलरेडी बुक में मौजूद है। तो इस डायग्राम में आप देखें यहाँ पर कि किस तरीके से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड लंग से ब्लड के अंदर शामिल होती है और ब्लड से फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस तरीके से ऑक्सीजन जो है लंग्स तक आता है और ये ऑक्सीजन फिर टिश्यूज तक कैसे जाता है। तो ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू इन्होंने दिखाया है। इसके बाद पेज नंबर 10 पर ये इन्होंने कुछ ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की बात की है। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हम ऑलरेडी डिटेल में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही ये जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में ये आपका एक एमसीक्यूज भी आया था। इस अगर आपको याद हो ये एक इक्वेशन जो आपका है, इस एक इक्वेशन के ऊपर एक एमसीक्यूज आया था। तो ये इक्वेशंस को भी आपने गौर से देखना है, इसके लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है इस चीज को भी आपने देखना होता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें पेज नंबर 12 पर वही बात जो मैंने आपको अभी बताई कि कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के लिए जो डायग्राम उन्होंने दिया है इसको भी आप गौर से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो है 13 पेज नंबर 13 पर आप देखें फॉर योर इंफॉर्मेशन में यहाँ पर तमाम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है हेमोग्लोबिन के अलावा इन वर्टिब्रेट्स में क्या चीज होती है। वर्टिब्रेट्स में तो हेमोग्लोबिन होता है, इन वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है, वो कैसे ऑक्सीजनेटेड होते वक्त कैसे होते हैं और इनऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड होते वक्त कैसे होते हैं। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स के अंदर। इसके बाद अगर आप रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स में ये जो हेमोग्लोबिन का डायग्राम है जो हमने नहीं बनाया था बोर्ड पर, मैंने आपको अभी बताया ना कि वो चीज़ जो बुक में जिसका डायग्राम मौजूद होगा वो डायग्राम हम नहीं बनाएंगे बोर्ड पर। तो ये डायग्राम आपके सामने क्लियर है। इसमें सिर्फ जस्ट आपने उस चीज़ को सीखना है जो हमने ऑलरेडी जिन पॉइंट्स को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं पढ़ी तो जो रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स है हेमोग्लोबिन की वो देख लें और उसके साथ फिर ये डायग्राम देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइनोसाइटस की, तो यहाँ पर ये साइनोसाइटस का डायग्राम है, इसमें भी शो किया गया है। इसमें चूंकि थोड़ा सा वाज़ेह नहीं था तो मैंने बोर्ड पर भी एक बड़ा खूबसूरत सा फेस बनाया था, अगर आपको याद हो। तो नेक्स्ट अगर हम ओटाइटिस मीडिया की बात करें, ओटाइटिस मीडिया कहाँ पर मौजूद होता है, तो वो कान में आपको नजर आ रहा है। ओटोस्कोप या आरिस्कोप की जो हमने बात की थी वो आपके यहाँ से मैंने वो पॉइंट उठाया था और यहीं से एमसीक्यूज आता है उसके ऊपर। फॉर योर इंफॉर्मेशन में ये जो आपके सामने पेज नंबर है 17, इस पेज नंबर 17 के ऊपर क्या होता है कि बच्चों के जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके एयर में हम वो ट्यूब लगाते हैं, याद है वो सर्जरी जो हम टेम्पेनोस्टॉमी ट्यूब्स इसके अंदर लगाते हैं, वो बात हमने यहाँ पर की थी। तो इसको भी आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एमसीक्यूज नंबर पेज नंबर 19 के ऊपर जो 15% ऑफ टीबी, जो पिछले वीडियो में आपने इसका एमसीक्यूज देखा कि कितने परसेंट लोग होते हैं जो टीबी को लंग्स के अलावा दूसरे पार्ट्स में भी क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो ये 15% लोग होते हैं। इसके बाद हमने ये आप देख सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस का पूरा डिटेल में डायग्राम है, इस वजह से ये डायग्राम हमने नहीं बनाया था। एम्फाइजिमा का डायग्राम आपके सामने ये मौजूद है और इसके अलावा जो है लंग कैंसर भी आपको दिखाया जा रहा है, दिखाया है आपने, यहाँ पर देखा है आपने। इसके अलावा इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग जो है ये हम ऑलरेडी एम्फाइजिमा के साथ मिलाकर पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और ये जो आपके पास
पॉइंट्स होते हैं, इस एक एक पॉइंट्स के अंदर आपने एमसीक्यूज निकालने हैं। तो ये तो ईटा के बच्चों के लिए मैंने ये बात की कि ईटा वाले बच्चे किस तरीके से एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयारी करेंगे। अब वो बच्चे जो कि इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं या जिन्होंने पेपर्स देने होंगे, या हो सकता है सेकेंड ईयर के कुछ बच्चे मुझे देख रहे हों, तो उनके लिए ये है कि आप जो टॉपिक्स जिस तरीके से हमने बोर्ड के ऊपर प्रेजेंट किए हैं उस तरीके से आपने अपने जो पेपर है, पेपर के ऊपर आपने उसी तरीके से करना होगा। मींस कि अगर एक चीज़ की डेफिनेशन है, फिर उसका कंपोजिशन है, या उसके जो एक्सप्लेनेशंस हैं, या जिस तरीके से जो चीज़ हमने बोर्ड के ऊपर की है, अगर आप उसी तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है वो ये है कि आपने यहाँ पर जितने भी ये शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं, जो कि पेज नंबर 27 के ऊपर है। इसके अलावा ये इन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के साथ जो कनेक्शंस हैं, इन कनेक्शंस के ऊपर आपने गौर से काम करना है, तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। इसके बाद जो लास्ट बात अगेन मैं ईटा वालों के लिए करूंगा कि ये जो बुक के एंड पर ये की पॉइंट्स होते हैं, ये पूरे चैप्टर का निचोड़ होते हैं। तो जब आप पूरा चैप्टर मुकम्मल तौर पर तैयार करेंगे उसके बाद आपने ये तैयार करना है। पहले आपने एक चैप्टर का एक एक टॉपिक, एक एक लाइन तैयार करना है। उस एक एक लाइन के तैयार करने के बाद फिर आपने ये सारे की पॉइंट्स तैयार करने हैं। ईटा वाले बच्चों ने तो एक लफ्ज, एक वर्ड, एक जो पॉइंट होगा, एक फुल स्टॉप होगा, उसको भी आपने नहीं छोड़ना होगा। और आपको मैंने बताया भी था कि 24 में से 48 घंटे कैसे आप स्टडी कर सकते हैं। तो उसके लिए बेहतरीन तरीकाकार ये है बच्चे कि जो 5 वक्त की नमाज अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर फ़र्ज की है और जिस मुकर्रर वक्त पर फर्ज की गई है उस मुकर्रर वक्त पर आप पढ़ते रहें, तो इंशाल्लाह मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं कि आप 48 घंटों का काम 24 घंटों में करेंगे। और सोने के लिए सिर्फ आप 7 से 8 घंटे का टाइम निकालें, बाकी सारा टाइम अपनी किताबों को दें, छोड़ें बाकी जो ये चीज़ें हो चुकी हैं, जो गेम्स वगैरह जो चीज़ आप कर चुके हैं वो तो कर चुके हैं। अब आप आज से ये तहिया बनाएं कि हमने अपने बुक को ही अपना दोस्त बनाना है। इससे बेहतरीन दोस्त कोई नहीं है। बुक जो है वो इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त है, क्योंकि ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ता, कब्र तक आपके साथ जाता है। और अगर आपने अच्छी किताबें पढ़ी हैं, दीनी किताबें पढ़ी हैं, कुरान पाक जो सबसे बेहतरीन दोस्त होता है, अगर उसको आपने पढ़ा है तो वो ऐसी किताबें आपको कब्र में भी काम आएंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के साथ आपका इस वीडियो के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड, हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।